नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य उत्तराखंड की ओर से बढ़ते कदम कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मांडविया भी वीसी के जरिए जुड़े। धामी ने 180 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे मुकदमों पर भड़के प्रदेशाध्यक्ष महारा। कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने पर दर्ज होंगे राजद्रोह के मुकदमे। नेताओं को किया जाएगा चिन्हीकरण। उत्तराखंड पुलिस की पहल। दूरदराज क्षेत्रों में आमजन की सुरक्षा और सुविधा के लिए खुलेंगे होम तहसील। 6 जिलों में होम पोस्टिंग का रहा सफल अनुभव। रैनी आपदा का अभी भी सता रहा खतरा। करीबन 2 साल बाद भी भयानक त्रासदी को याद कर सिहर जाते हैं लोग। अभी तक नहीं भर पाए आपदा के जख्म। और उत्तराखंड में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक बारिश और चोटियों पर बर्फबारी। तापमान में गिरावट होने से ठंड का एहसास। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ उत्तराखंड की ओर से बढ़ते कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी वर्चुअली तौर पर जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वर्चुअली तौर पर किया गया। इस योजना में जहां रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी जिलों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया, तो वहीं देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया। लगातार जहां कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएँ हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 182 करोड़ रुपए की योजनाओं का विधिवत भूमि पूजन हो गया है। अपने मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा नेताओं पर खासा कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सत्तासीन पार्टी भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भाजपा के लोगों पर भी राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे। करण महारा ने भाजपा के जुड़े नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बेवजह ही कांग्रेस के नेताओं पर भाजपा के नेता मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद इस बात का संज्ञान लेगी और ऐसे नेताओं के चिन्हीकरण के बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होगा। राष्ट्र को कमजोर करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया होगा। जो चीजें साबित होंगी, क्योंकि अभी तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, अभी उनके सबूत इकट्ठे हम लोग भी कर रहे हैं। क्या ये किसी को पता नहीं कि कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों को, आईपीएस अधिकारियों को बिना दोष के कारण उनको गलत ढंग से, फर्जी ढंग से फंसा के जेलों में बंद किया गया है? क्या ये नहीं जानते कि लोकपाल का आंदोलन किस तरीके से चला? कहाँ है आज लोकपाल? क्या इस बात का जिक्र दोबारा नहीं आएगा? सांसद को अपनी बात रखने का मौका नहीं देना, जिसके विरुद्ध सदन में बात कही गई हो उसको अपनी बात का मौका देना नहीं देना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये राष्ट्र के नियमों का या कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह नहीं है?
क्या पत्रकारों को धमकी देकर उनकी नौकरियां खत्म करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? इन सारी चीजों का संज्ञान आने वाले समय में कांग्रेस अपनी सरकार आने के बाद लेगी और कार्रवाई करेगी। लोगों ने राष्ट्र को रुड़की में जनहित के मुद्दों के साथ साथ अडानी ग्रुप के करोड़ों रुपए डूब जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर देश में बढ़ती विकट समस्याओं को मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। प्रेस वार्ता में झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती, पूर्व राज्य मंत्री राम सिंह सैनी सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जहां एक और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जत्ती ने बताया कि वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार आम जनता का हनन कर रही है। की जो सदस्यता रद्द हुई है उसको लेकर के जो लोकतंत्र की आवाज़ वो उठा रहे थे, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत को चलाने की बात कर रहे थे, जो आवाज़ वो बुलंद कर रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो जितने लोकल इश्यूज थे वो किसान को लेकर हो, गन्ना किसान को लेकर हो, मजदूर को लेकर हो, उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री है किसानों की, हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी बिजली फ्री हो, सरकार तक इसकी आवाज़ जाए, इसको लेकर हो। लोकसभा में माननीय राहुल गांधी जी को न बोलने देना चाहिए, फिर उनके जो है सदस्यता रद्द करना, इस तरह के ये सब जो देश हित के मुद्दे थे, कैसे लाखों करोड़ रुपया जो है हमारे राष्ट्रीय बैंकों का, वित्तीय संस्थाओं का उसमें लगाया गया, डूब गया। इन सब विषयों के माध्यम से आपके माध्यम से इन विषयों को उठाना हमारा था। उसके साथ साथ जो हमारे स्थानीय इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज हैं, जैसे सर्कल रेट है, बिजली है, अभी पानी पे भी सरचार्ज बढ़ा रहे हैं, अभी यूजर सरचार्ज बढ़ाया जा रहा है, लगा दिया। शातिर शराब तस्करों ने एम्बुलेंस को चुना शराब तस्करी का रास्ता तो पुलिस ठहरी। शक होने पर रोका, पूछा और गाड़ी में मरीज की जांच की तो मरीज की जगह निकली अवैध शराब की 20 पेटी। रानी पोखरी थाना अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा और उनकी टीम ने शातिर शराब तस्करों को एम्बुलेंस में शराब की अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा। डीआईजी एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने फिर थपथपाई थाना अध्यक्ष राणा की पीठ। एम्बुलेंस में महिला को मरीज बनाकर कर रहे थे शराब तस्करी। रानी पोखरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान महिला सहित कुल 4 अभियुक्तों को 20 पेटी अवैध देशी शराब के साथ में गिरफ्तार किया। शराब तस्करी करने वाले सभी आरोपी ऋषिकेश के हैं निवासी और पहले भी तस्करी के आरोप में जेल जा चुके हैं। में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग आए दिन विधायकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के स्तर पर की जाती रही है, लेकिन सरकार के स्तर से जो जवाब आता है उसके बाद मेडिकल कॉलेज की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए मापदंड 400 बेड का अस्पताल और पर्याप्त भूखंड के साथ ही मरीजों का होना है। लेकिन उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय हर बार विधायकों को ये कहकर शांत कर देता है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज का प्रावधान है। इसके चलते दूसरा मेडिकल कॉलेज एक जनपद में नहीं दिया जा सकता। एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है, केवल 8 साल में मेडिकल कॉलेज डबल हो गए हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने अपने 29वें संन्यास दिवस पर एक नया इतिहास रचते हुए अष्टाध्यायी महाभाष्य व्याकरण वेदांग उपनिषद में दीक्षित शताधिक विद्वान और विदुषी सन्यासियों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 60 विद्वान ब्रह्मचारी और 40 विदुषी शामिल है। साथ ही आचार्य बालकृष्ण ने 500 नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी। इस मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी रामदेव का कहना है कि राम राज्य शासन से नहीं आत्मा अनुशासन से आएगा, इसलिए हमारे द्वारा राष्ट्रीय धर्म को मानने वालों को संन्यास की दीक्षा दी गई। वहीं आज देश में हो रही राजनीतिक पर
कटाक्ष करते हुए रामदेव ने कहा कि आज के नेताओं को रामायण, रामचरितमानस और भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए 250 सन्यासी पतंजलि के, और वो भी विद्वान विदुषी सब वर्ग जातियों के, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा ये नारायणी सेना है। ये ऐसे योगी कर्मयोगी सन्यासी हैं। ये पलायनवादी और प्रमादी सन्यासी नहीं, जातिवादी सन्यासी नहीं, राष्ट्रवादी अध्यात्मवादी वो सन्यासी जो अपने सनातन धर्म और सन्यास धर्म के साथ राष्ट्र धर्मों को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे सन्यासी बन रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में 3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी के बाद भी 2023-24 के नए वित्तीय वर्ष में एक बार फिर से उत्तराखंड की बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें बिजली की दरों में 9.68% तक की बढ़ोतरी की गई। बढ़ाई गई दरों में प्रदेश में 1 अप्रैल से ये दरें प्रभावित होगी। हम लोगों ने जो अलाउ किया वो 9.69% किया है, या हम इस अब जो टैरिफ चल रहा है उससे 1.79% किया है। तो वो ही सब देखते हुए हम तो उसको अलाउ करेंगे, जिससे कि जो रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं कि आपको इस बार 9,900 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है, तो वो उसका पर्पज़ यही है कि भैया इसमें आपके सारे खर्चे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल टैरिफ की, तो उस पर टैरिफ का रेशनलाइजेशन हम नहीं कर सकते। हम लोग तो जो टैरिफ का जो क्रॉस सब्सिडी को देखना पड़ता है हमें, जिसमें बात होती है कि साहब हमें 20% प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी थी वो 19.8% थी, उसको भी हमने बढ़ा के 20% कर दिया, जिससे कि लोगों को बोझ कम पड़े। तो इतने हिसाब से तो हम लोगों ने मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करी है। और 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई अभी कि जैसे मछली पालन वालों को हमने पहले कॉमर्शियल बिल हो रहा था, उनको हमने डोमेस्टिक में किया है। उधर उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने इस आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती नजर आ रही है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है। घटना में इसको कहूँगा, और 13.2% जो है रेट बढ़ाए गए हैं और चौथी बार बढ़े हैं इस वर्ष में। ऊर्जा प्रदेश का यह हाल। और मैंने जो प्रश्न आपके माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछा था कि श्रावंती के बारे में आपका क्या कहना है। पिछले वर्ष बिना 1 यूनिट बिजली श्रावंती और अर्थ से खरीदे हुए सैकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार ने किया है, और उस घाटे की भरपाई आम जनता के सिर से निकाला जा रहा है। खून चूस के रख दिया इन्होंने जनता का। राहुल गांधी के मामले को जहां कांग्रेस जनता के बीच ले जाने का ऐलान कर चुकी है, वहीं भाजपा नेता अभी भी कांग्रेस को नसीहत दे रही है। उनके द्वारा दिखाया जा रहा आक्रोश राजनीतिक से प्रेरित है। कांग्रेस को नसीहत देते हुए भाजपा विधायक खाजान दास ने कहा कि राहुल गांधी ने जो शब्द कहे थे वह देश और दुनिया ने देखे, जिस पर कोर्ट अपना निर्णय सुना चुका है। इसलिए कांग्रेस को कम से कम न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा रखना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए कि जो विरोध कांग्रेस कर रही है इस समय वो अनुचित है। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कुछ न कुछ जब कहा है तो वो सामने आए हैं और तथ्यों के आधार पे, और माननीय कोर्ट का मामला है, इसमें किसी को भी दोषी करार देना उचित नहीं है। चाहे आप मोदी जी को कोस रहे हैं, चाहे आप कुल मिलाकर के जिस तरह से उनका बयान आता है कि बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह की बात वो करते हैं, जबकि ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के मंत्री लगातार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के दौरे त्योहारों के समय हो रहे हैं और इन्हीं दौरों के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का आदेश भी दिया जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार पर्वों पर हो चुका है। ऐसा जान पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अधिकारियों और कर्मचारियों से कोई जाति दुश्मनी है। इसलिए क्योंकि आप हिंदू धर्म के झंडा बरदार तो बनते हैं, लेकिन हर त्योहार हर पर्व में आप यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर अधिकारियों की प्रोटोकॉल में आपके उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। कर्मचारियों को चिट्ठी भेजा जाता है, शासनादेश जारी हुआ होता है कि कार्यक्रम में आपने जरूर उपस्थित होना है। दूसरी ओर हमने देखा कि कभी मोदी जी तो कभी राजनाथ जी, कभी कोई ना कोई दिल्ली से यहाँ उसी दिन आगमन करता है जिस दिन अवकाश का समय होता है। ऐसे में ये घोर अन्याय और अत्याचार है तमाम कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ। संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअली रूप से मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायकगण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है। स्वच्छ भारत अभियान 2023 के तहत नगर निगम कोटद्वार ने जनमंच सभागार में हमारा कूड़ा हमारी जिम्मेदारी मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने नाटक का मंचन किया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने शहर के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि शहर के नाले नालियां और सड़क पर कूड़ा कचरा न डालें, नदियों तालाबों को गंदा ना करें और प्लास्टिक का प्रयोग न करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य घर घर तक स्वच्छता संदेश पहुंचाना था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहले स्वच्छता मशाल मार्च किया गया है, उसके बाद अभी ऑडिटोरियम में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके द्वारा कोटद्वार नगर के नागरिकों से हमारी यही अनुरोध, यही अपील है, स्वच्छता के इस अभियान में नगर निगम का सहयोग करें कि स्वच्छता जो है वो सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव है, क्योंकि ये एक लक्ष्य के साथ एक सतत प्रयास भी है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि जो नगर निगम की कूड़े गाड़ी आ रही है, कूड़ा उन्हीं को दे। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार भले ही उत्तराखंड को पॉलिथीन मुक्त बनाने की बात करती है, लेकिन आलम यह है कि उत्तराखंड में आज भी पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। वही जिला प्रशासन देहरादून पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए लगातार कवायद कर रहा है, चाहे वे चालाने के लिए कार्यवाही करते हुए चालान काटे या अन्य कार्यवाही करते हुए। जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉलिथीन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, क्योंकि इन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को हो रहा है तभी लोग उसको यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम की टीमें, एसडीएम आदि चालानी कार्रवाई करते हुए इसके साथ ही जनता से अपील भी करते आई है कि पॉलिथीन का उपयोग ना करे और यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो इसकी शिकायत हमारे कार्यालय में करे। नहीं, हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 तरह से है। एक तो प्रोडक्शन हो गया, एक उसका कंजम्पशन हो गया, एक डिमांड सप्लाई हो गई। तो क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो मार्केट में आ रहा है तो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा चालान किए जाते हैं। सभी एसडीएम, सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन एक हो गया, एक प्रिवेंशन का हो गया और एक हो गया कि भाई लोग खुद ही उसको ना यूज़ करें। तो मेरी सभी को यही अपील रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए। उत्तराखंड सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर रामनगर राजकीय महाविद्यालय में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए सरकार के 1 साल के कार्यकाल को सफल बताया। कहा कि सरकार ने जनता के वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में विकास की गति को बढ़ावा देने की काम किया है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है, जिसकी जनता भी प्रशंसा कर रही है। सरकार का 1 साल बेमिसाल, उसके तहत पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पूर्व में लगना था, G20 के कारण आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और सरकार की जिस प्रकार से सरकार का बजट आया है, उस बजट के माध्यम से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को जिस प्रकार की सुविधाएं उस बजट में दी हैं, मैं सोचता हूँ कि जो हमारा पिछला 1 साल का कार्यकाल रहा है हमारी सरकार माननीय अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, उनके जो निर्णय रहे हैं वो बेमिसाल रहे हैं। रमजान उल मुबारक के पाक महीने में अगर किसी गीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है तो वह है फैनी। हालांकि सहरी के वक्त खाने के बाद अक्सर लोग दूध में भिगोकर ब्रेड, सेवइयां, खजला आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब के अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है तो वह है फैनी। जी हाँ, फैनी मदे आटे से बनने वाली एक गीजा है जिसे लोग रमज़ान के महीने में सहरी के वक्त दूध में भिगोकर मीठे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कम से कम 10-12 फैक्ट्री हैं और हमारे यहाँ 15-20 कुंटल रोज़ माल बनता है और आसपास के इलाकों में माल हमारा सब जगह जाता है। कलियर और क्या नाम तुम्हारा सहारनपुर, भगवानपुर, छुटमलपुर, हरियाणा, पंजाब और तुम्हारा पानीपत, हिमाचल, टिहरी, सब जगह इस्तेमाल होता है, हर जगह जाते हैं। मतलब पहाड़ी इलाकों में सब जगह माल हमारा जाता है। यहाँ कम से कम 20 कुंटल माल का रोज़ ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा जो है फेनी को पसंद किया जा रहा है और इसका रेट जो है 150 रुपये किलो है। हम फेनी एक दिन में 18-20 कुंटल बना लेते हैं। हमारा माल आसपास के यहाँ जितने भी इलाके हैं, हरियाणा, पंजाब, पानीपत, लेह, शिमला, हिमाचल मतलब, और चंडीगढ़ वगैरह, सहारनपुर, कलियर शरीफ, हरिद्वार, यहाँ के जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी और आसपास के इलाके हैं, सब में हमारा माल सप्लाई हो रहा है। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड फेनी की और खजले की है। जी, रेट में क्या, जब महंगाई बढ़ गई है तो कुछ तो रेंज हमने भी अपना बढ़ा दी। आजकल लोग जो हैं अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा जागरूक हैं। बाज़ार में जो आटे की सेवइयाँ हैं वो भी मौजूद है, तो मैदे की जगह आटे की सेवइयाँ आजकल लोग ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। और क्योंकि वो दूध में बनती हैं और दूध के जो टोन दूध है उसके पोषक तत्व हैं जो कि आपकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ मजबूत रखता है, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, कैल्शियम की मात्रा भरपूर है, इसलिए इसमें ये सहायक होता है और पेट भरा रखता है, हाइड्रेशन के लिए भी सही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से मसूरी का मौसम सुहावना हो गया है।
ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसान काफी परेशान नजर आए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। रामनगर में हुई तेज बारिश के बाद जहां एक और आम जीवन पूरी तरह से ठहर गया है, तो वहीं कई बरसाती नाले भी उफान पर आने लगे हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश आंधी से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल भी कई लोगों की बर्बाद हो गई, तो इसके साथ ही बगीचों में खड़ी आम और लीची की फसल को भी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। जहां एक और बारिश के बाद कुछ दिन से हो रही गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो वहीं किसानों और बगीचे के ठेकेदारों के चेहरे पर मायूसी देखी गई। बारिश के बाद हल्द्वानी मार्ग और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित बरसाती नाले भी उफान पर आने लगे हैं और पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।